इंडिया चाइना का मीडिया कंट्रोल्ड है। वो खबर नहीं, अभी तक वो ये खबर नहीं दे रहे इंडिया के साथ झड़प में उनके फौजी कितने मरे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो एक नरेंद्र मोदी साहब ने अपने इंडियंस के लिए अपना एक इमेज क्राफ्ट किया ग्लोबली कि मैं जी पूरी दुनिया मुझे रिसीव कर रही है, ट्रम्प इंडिया आए, फिर उन्होंने वहां पे इलेक्शन हौदी मोदी किया और फिर इधर भी आए, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रम्प के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हमें इसकी समझ है? हम अक्सर कहते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि पाकिस्तान के जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, हमारी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है अमेरिका के साथ। हमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज आवर एलाय एंड इंडिया इज आवर फ्रेंड, तो वो तो हमें समझ आती है इन चीजों की कि ये चीजें हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो फैक्टर है, एक तो इसको दो सवाल को मैं दो हिस्सों में करना चाहता हूं। एक तो ये बताएं कि इंडिया कितना पावरफुल प्लेयर बन चुका है अमेरिका में, और दूसरी बात यह है कि हमें पाकिस्तानियों को इंडिया को जो है वो हमें पता है हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे अमेरिका में, तो इससे पाकिस्तानियों को कैसे कोप अप करना, वो चाहते होंगे कि पाकिस्तानी आइसोलेट हो, वहां मेन स्ट्रीम ना हो। क्या ये फैक्टर दोनों पाए जाते हैं सर? इस पर जरा बताइए। यहाँ पे मैं शुरू यहां से करना चाहूंगा कि अमेरिका में आपको सोमालिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको इथियोपिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं। इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं। यहाँ की आप जितनी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मास्टर कार्ड है, इन सब के सीईओज इंडियन हैं। वर्सेस न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की है, वहां एक काउंसिल मैन भी नहीं है पाकिस्तानी। ये लम्हा फिक्री है। ठीक है। एक दूसरा, उसमें मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से मैंने कहा है कि मोदी इंडिया में उन्होंने भगवान बना लिया उसको। मोदी साहब बात करते हैं, मोदी साहब आज आग लगा दें इंडिया को, वो तब भी कहेंगे कि मोदी साहब ने बड़ा अच्छा किया है। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना भयानक देख रहा हूं चेहरा यहाँ पे इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में। जो हालात हैं, निक्की हेली, बॉबी जिंदल, और जिस तरीके से कैंपेन के अंदर घुस के उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को टेक ओवर किया है, पाकिस्तानी अबेंडन कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी को। मेरे लिए अफसोस, मैं ये इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकूंगा। पाकिस्तान हैज अबेंडन अमेरिका, पाकिस्तानीज हैव अबेंडन। वो अभी सियासत में नहीं है, वो सवाए एक दूसरे के साथ यूट्यूब पे और एक दूसरे के साथ फेसबुक की लड़ाइयों पे ट्विटरों से आगे अभी तक नहीं जा सके। और वो इनको सीखना ये चाहिए। आपके लिए एक छोटा सा इशारा है, आप फेसबुक पे कश्मीर का नाम लिख के देखें, शाम तक आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आपके ट्वीट के ऊपर कश्मीर का नाम लिखें, शाम को आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा। उनकी पावर देखें आप। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आप वहां बैठ के बातें शुरू कर देते हैं, आपके बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के लोग, 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर। तो आप तो वो वाद वो शुरू करने से पहले ही हार चुके हैं। आपके तो फेसबुक अकाउंट ही सब किसी के हाथ में, आपकी तो ट्विटर अकाउंट ही किसी के हाथ में। तो आप उस वॉर में किस तरीके से हिस्सा लेंगे, हाइब्रिड वॉर में और 5th जनरेशन वॉर में? ये सिर्फ वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन, मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एज ए मुस्लिम अमेरिकन, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको एक मुसलमान बनना पड़ेगा, वरना आप ना आगे के हैं ना पीछे के हैं। ये क्योंकि मैं देख चुका हूं, ये बिल्कुल, ये मैं क्लियरली देख रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली देख रहा हूं। पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात में देख रहा हूं कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन अंदर सब खोखला है। मुझे कल पता चला है कि F6 F7 में डाके पड़ रहे हैं, और क्राइम रिपोर्टिंग ना उसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ना उसको पुलिस रिपोर्ट कर रही है। अगर F6 F7 इस्लामाबाद का रेड जोन है, मैं आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज करना चाहता हूं, ये हालात हैं अगर पाकिस्तान के, तो मैं यहां बैठ के वॉशिंगटन डीसी में या रो सकता हूं या दुआएं खैर कर सकता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जारी बात है कि प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तारड़ साहब, आपको पता है कि पिछले 70 सालों से अनफॉर्चुनेटली हमने जंगें लड़ी हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि भाई इतनी जंगें लड़ी, हमारी इकोनॉमी नहीं ठीक हो सकी, हमें इतने ज्यादा चैलेंजेस रहे। अभी गवर्नमेंट ये चाहती है, अभी स्टैब्लिशमेंट ये चाहती है, अभी सब लोग ये चाहते हैं कि हम सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें। और इस पे ये जो हमने हर बंदा जो एक, जिस तरह हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने पूरी दुनिया में अपना क्लाउड बनाया, ये क्लाउड बनाना पड़ेगा, अपनी सॉफ्ट पावर, अपना कल्चर, इन चीजों को प्रमोट करने पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका ट्विटर हैंडल और आपका फेसबुक ही हमारे हाथ में नहीं है, हमें जब मर्जी वो वहां से बैठ के सस्पेंड कर दें। तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी
और ये लॉन्ग टर्म गेम है, क्योंकि अभी चीन और भारत की लड़ाई में चोर साहब जो बात सामने आ रही है, वो चीनी कहते हैं कि हमने तो इनसे फिजिकल लड़ाई लड़नी नहीं है, लड़ाई तो होनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होनी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये तो लड़ाई कहीं और होनी है, तो वहां पे हमें तैयार होना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। उस पे मैं थोड़ा सा एक बात बताऊंगा सर। इंडिया कुछ थोड़ा सा इलाका चाइना का नहीं है, ऑलमोस्ट 1-2 स्टेटें कब्जे में करके बैठा हुआ है। चाइना वो नहीं छुड़ा सकता। चाइना लाउड स्पीकर लगा के पंजाबी गाने चला रहा है वहां पे बॉर्डर पे। और अगली बात बताना चाहता हूं आपको, चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसकी बात यह है, एक चाइनीज सोल्जर मुझे बता दें जो चाइनीज इंटरेस्ट के लिए 10,000 मील अपनी जंग लड़ रहा हो। आप मुझे ये बता दें सिर्फ चाइनीज की कितनी बार अपने चाइना से बाहर मिलिट्री आर्मी बेसिस हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। एक है सिर्फ, और वो कहां है? जिबूती में। आपने सारे अंडे आपने पकड़ के उस बास्केट में डाल दिए। मैं फिर उसका क्या कहूं? और मैं ये एक बात जो कंक्लूजन के तौर पे कहूंगा, जो सब 73 साल के डाके हैं, 73 साल, इन सारे डाकों में ये मेरी गुजारिश है, सारे पाकिस्तानी थे, उनमें कोई भी ब्रिटिश नहीं था, कोई भी फ्रेंच नहीं था, कोई भी अमेरिकन नहीं था। आज भी आपकी जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट, आपके सारे सियासतदान पाकिस्तानी हैं, सबके इस्लामिक नाम है, सभी कलमा गो हैं। ये अब लम्हा फिक्रिया, इससे आगे कहां जाएंगे आप? वो एक तारिक अजीज साहब की एक फिक्रा होता था, मुझे भूलता नहीं है, वो कहते थे गलती गुंजाइश नहीं। तारक साहब, एक आखिरी छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया चाइना का। ये जारी बात है कि ये वुहान के बाद और कोविड के बाद चीन की रेपुटेशन अमेरिका में तो वो नहीं होगी, बड़े कंट्रोवर्शियली देखा जाता होगा। तो जो चीन की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, सी पैक और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो जनरल पब्लिक या जो पॉलिसी मेकर्स या पॉलिटिशियंस, अमेरिकी पॉलिटिशियन से आपसे राब्ते होते हैं, तो आपने कभी पल्स ली है कि जो चीन की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, इसको कैसे देखा जाता है? काइंडली इस पर जरा छोटी थोड़ी सी लाइट डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, आपके क्या ख्याल में ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था? सी पैक की सड़कें पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था? लेकिन क्यों बनाई गई? क्योंकि किकबैक्स दी गई। 2 लोग मुझे खास तौर पे मुझसे यहां मिलने आए, एक दफा पाकिस्तान का रोना रोने आए। एक तो ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के एक हेड थे, वो आए जो ट्रकिंग के साथ थे, कि वो कह रहे थे कि ग्वादर तक ट्रकिंग जो सारी आएगी चाइना की आएगी, तो फिर हम कहां जाएंगे। दूसरा, एक दफा मेरे साथ यहां रोने कुछ लोग आए कि चाइना, पाकिस्तान में चाइनीज को पाकिस्तानी प्रॉपर्टी खरीदने की राइट्स दिए जा रहे हैं, उसको नेगोशिएट किया जा रहा है, इसको रोका जाए। तो ये, मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान में क्या इन्फ्लुएंस है? कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन देखें, जो फैसला करने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह ना, जिस तरह मैंने अर्ज किया आपको, कि आपके हर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे का बच्चे कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन, उनको पाकिस्तान में अकाउंट रखना पसंद नहीं करते। फैसले किस तरह करेंगे पाकिस्तान? मैं वैसे तारड़ साहब यहाँ पे आपसे थोड़ा डिफर करूंगा। मैं समझता हूं कि देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। चीन ने एक तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना था, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करना था, और वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और वो भी ठीक करना चाहिए था। वो हमें कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था चौर साहब। ये मैं समझता हूं कि ये एक तो चीज हमें चाहिए थी। दूसरी चीज ये है कि जब इतने बड़े पैमाने पे एक्टिविटी हो, और चीन जैसा मुल्क जो जहां पे सिस्टम ओपैक है, क्लैरिटी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो जारी बात है कि वहां पे भी इश्यूज हमें आते हैं। इस बात को अगर मैं अमेरिका पे ले जाऊं, तो आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे, वो कहते थे जो हमें अमेरिका US एड आती है उसमें 40% तो वापस चला जाता है। उनके अदारों की खाते इतने ज्यादा हैं कि वो खुद और तरीकों से वापस ले जाते हैं। नहीं, मैं बस बताने लगा हूं कि जारी बात है कि जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स, इश्यूज तो होते हैं, और वो होंगे और हैं। उसका चॉइस थोड़ा सा जवाब ये दूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं वो जरदारी को घसीटूंगा, बाहर से पैसा लेकर आऊंगा। इमरान खान साहब अभी तक कहते रहे हैं कि आखिरी दिन तक, मुझे कल किसी ने एक जोक बना के भेजा असेंबली की तकरीर का, कि उनके वजीर और खान साहब खुद कहते रहे कि बाहर से पैसे लेकर आए। मैंने अगले दिन एक छोटा सा हमें जज्बात में आया कि चैलेंज कर दिया। मैं कहा, खान साहब आपके सारे बिलियनर आपकी टेबल पे कैबिनेट में है, आप थोड़े थोड़े इनसे पैसे लें तो IMF का कर्जा खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप टोटल यहां पे आप आए
और मैंने बल्कि जज्बात में आके कहा कि आप हमारे टैक्सी ड्राइवरों की जेबों पे क्यों नजरें, आप जब हमारी बच्चियों की इज्जत नहीं बचा सकते वहां पे। आपने हमसे ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे लेके शौकत खानम अस्पताल बना लिया, आप अपनी टेबल पे क्यों नहीं लोगों से पूछते?